बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या 7 कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 के 2 पोर्शंस पढ़ने हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल ट्रेडरशिप जो होती है, इसमें एक ही बंदा बिजनेस का मालिक होता है, वही बिजनेस चला रहा होता है, वही बिजनेस के सारे डिसीजंस ले रहा होता है और सारा बिजनेस जो है वो उस एक बंदे के ही इर्द-गिर्द घूम रहा होता है। लॉ में इस बिजनेस की इसके मालिक से सेपरेट कोई आइडेंटिटी नहीं है। लॉ सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस को और उसके मालिक को सिंगल लीगल पर्सन मानता है। मीन्स कि इनमें ये सेम होते हैं। इसको इनमें कोई डिफरेंस नहीं करता है लॉ। और इसी वजह से कोई भी अगर कंपनी के खिलाफ ये सॉरी सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के खिलाफ अगर कोई भी केस करना चाहते हैं, तो वो केस जो होगा, वो उसके ओनर के खिलाफ हो सकता है, बिज़नेस के खिलाफ नहीं होता। ऐसी पार्टनरशिप भी है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप बिज़नेस चला रहे होते हैं। वो पार्टनरशिप में अपना कैपिटल लाए रहे होते हैं हर कोई बंदा। तो पार्टनरशिप का बिज़नेस जो होता है, लॉ इसको भी इसके पार्टनर्स से अलहदा नहीं मानता। वो इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं देता। वो पार्टनर्स को और पार्टनरशिप बिज़नेस को सेम कंसीडर करता है और इसी तरह जो भी केस होता है, वो पार्टनर्स के खिलाफ होता है, पार्टनरशिप बिज़नेस के खिलाफ नहीं हो सकता। इसी तीसरी कैटेगरी आ जाती है बिज़नेस की, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पहले दोनों टाइप से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और यही जो बात होती है, ये सबसे ज़्यादा इस इसको बाकी दोनों टाइप से डिफरेंशिएट कर रही होती है। सिंगल सोल ट्रेडर्स में और पार्टनरशिप में सेम होती है ओनर्स की, और वो बिजनेस को सेम कंसीडर किया जाता है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं किया जाता। उसमें उसको सेपरेट माना जाता है, इसको सेपरेट लीगल पर्सन कहा जाता है। यही बात जो होती है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहा जाता है और पेपर में ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा टेस्ट होता है, लेकिन अक्सर किसी को पता नहीं होता कि ये हमने पढ़ा कहाँ पे होगा। इसके अब क्योंकि इसको सेपरेट कंसीडर किया जा रहा है, तो कोई भी केस वगैरह होगा, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन होगी, वो उसके मालिकों के खिलाफ नहीं कर सकते, आप कंपनी के खिलाफ करेंगे। कोई भी केस फाइल करना है, आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेंगे। उसके ओनर्स के खिलाफ वो केस फाइल नहीं कर सकते आप। अब कैफ 7 में हम सी लॉ में हम साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स को चलाएँगे। एग्ज़ाम्पल साथ-साथ करना लाज़मी है और ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, यही पास्ट पेपर्स हैं। आईकैप ने अपनी टेक्स्ट बुक में जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, वो सारी उससे पास्ट पेपर से उठाई हैं। तो हम ये एग्ज़ाम्पल्स करते जाएँगे, तो हमारे साथ-साथ पास्ट पेपर्स भी साथ-साथ कवर होता जाएगा। एग्ज़ाम्पल 1, सपोज़ मिस्टर ज़ाहिद सेट अप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड with 10,000 shares of rupees 10 each. Mr. Zahid, the individual, and ABC, the company. For the purpose of law, would be two separate persons. Both would have separate legal existence. तो यही बात कर रहा है कि जाहिद और एबीसी लिमिटेड कंपनी डिफरेंट है, ये आपस में सेम नहीं है, ये सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है कंपनी की। और इसी वजह से अगर कोई भी केस होना होगा तो वो मिस्टर जाहिद के खिलाफ नहीं होगा, वो एबीसी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ होगा। एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है और इंसानों को नेचुरल पर्सन्स कहा जाता है। लेकिन लॉ में जब हम पर्सन यूज़ कर रहे होंगे, तो उससे मतलब उससे जो वो कहना चाह रहा होगा, उससे जो मतलब लिया जाएगा, वो नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन दोनों का होगा, जब खाली पर्सन का लफ़्ज़ लिखा जाएगा। अब कंपनी की कुछ अलहदा से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर आ जाते हैं हम। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, तो वो लोग दूसरी कंपनीज़ के या दूसरे लोगों के साथ
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो सकती है, लेकिन वो अपने नाम से दाखिल होगी। वो उसके ओनर्स के नेम से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में मिस्टर ज़ाहिद मालिक थे, एबीसी उसकी कंपनी थी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एबीसी कर रही होगी, ना कि मिस्टर ज़ाहिद कर रहे होंगे। रिप्रेज़ेंट चाहे मिस्टर ज़ाहिद कर रहे हो एबीसी कंपनी को, लेकिन नेम जो यूज़ होगा वो एबीसी कंपनी का होगा। डेट्स एंड लायबिलिटी इसी तरह अगर कंपनी ने उधार पे कोई चीज़ ली भी है, तो वो कंपनी लायबल है कि वो पे करे, ना कि मालिक लायबल है। कंपनी ने वो उधार वापस करना है और इसी तरह अगर किसी ने कंपनी से उधार लिया हुआ है, तो कंपनी ने वो उधार वापस लेना है उससे, ना कि अब ओनर्स चले जाएँगे कि हमारी कंपनी ने उधार दिया हुआ है, आप उधार हमें वापस करें। ये कंपनी कह सकती है, ओनर्स नहीं कह सकते। हाँ, अगर वो एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी की जाएँगे, तो अलग बात है, लेकिन ओनर्स नहीं कह सकते। कंपनी अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने नेम से वो लोन वगैरह ग्रांट करेगी, अपने नेम से उधार पे चीज़ लेगी या देगी। ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात कंपनी है, उसके मालिकों की, शेयर होल्डर्स की। लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी में जो एसेट्स हैं उसके, जो उसके असासे हैं, उस पर डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर नहीं कर सकते। ना ये कह सकते हैं कि ये हमारा है। कंपनी चाहे उनकी है, लेकिन जो एसेट्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के अपने नेम पे हैं, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है। शेयर होल्डर्स ये जाके नहीं कह सकते कि ये हमारे एसेट्स हैं, हमें इसमें से हिस्सा दें। वो कंपनी की है और कंपनी की ही उसे यूज़ करे। कोई भी ओनर, कोई भी शेयर होल्डर जाकर उसे पर्सनल यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा राइट टू रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्योंकि कंपनी अलहदा पर्सन है, तो कंपनी ही जाके अपने जो डेटर्स होंगे, जिन्हें उधार पे चीज़ें दी होंगी, उनसे पैसे ले सकती है। जितने भी उसके डेटर्स होंगे, वो कंपनी को पे करेंगे, ना कि जाके ओनर्स को वो दे दें पैसे कि हमने आपकी कंपनी से इतने पैसे लिए हुए थे, ये हम आपको पे करें, हमारा आप उधार उतर गया। ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कंपनी से एग्रीमेंट किया था, कंपनी से चीज़ें ली थी, तो पैसे भी वो कंपनी को ही वापस करेंगे। अब मैनेजमेंट, अब क्योंकि है तो सेपरेट लीगल पर्सन, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती। इसे मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होंगे और वो लोग जो होंगे वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये डायरेक्टर्स उसके मालिक भी हो सकते हैं, ओनर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं। छोटी कंपनीज़ में सारे शेयर होल्डर्स होंगे, वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं और कुछ होते हैं जिसमें हज़ारों, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सारे तो डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, तो उनमें से चंद लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि मालिक बिल्कुल भी नहीं होते, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर्स होते हैं। उनकी टाइप्स हम आगे देख लेंगे। आगे जाता है लायबिलिटी टू पे टैक्स। अब कंपनी जो भी कमाएगी, उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर तो वो प्रॉफ़िट अर्न कर रही है, तो वो टैक्स पे करेगी। अगर तो उसे लॉस हो गया, तो लॉस की वजह से वो टैक्स पे नहीं करेगी। लेकिन अगर उसे प्रॉफ़िट हो गया, तो उसे उस पर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आगे लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी कोई भी लॉ तोड़ती है, तो कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ना कि उसके मालिकों को जाके पकड़ लिया जाएगा कि आपकी कंपनी ने ये लॉ तोड़ा है। कंपनी ने अगर लॉ तोड़ा है, लॉ की वायलेशन की है, तो कंपनी को ही पकड़ा जाएगा, कंपनी पे पेनल्टी चार्ज की जाएगी, कंपनी के खिलाफ कोई केस चार्ज किया जाएगा। उसके ओनर्स के खिलाफ या डायरेक्टर्स के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उसके किसी डायरेक्टर ने अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज़ किया, जो कि उसे नहीं दी गई हुई थी, यानी उसका जो उसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हुई थी, जितनी उसके पास पावर थी, उससे उसमें नहीं रहते हुए, बल्कि उससे ज़्यादा कोई फ्रॉड कर दिया या किसी अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया,
तब वो डायरेक्टर पर या उस बंदे पर कोर्ट या कोई भी बंदा उन उस वक़्त में जाके उसके खिलाफ कोई केस कर सकता है। वरना आम तौर पे कंपनी लायबल होती है, बंदों पर वो केस नहीं किया जाता। आगे अब सेपरेट तो हमने ये देख लिया कि सेपरेट होती है। सेपरेट पर्सनैलिटी होने के क्या नतीजे हैं, इससे क्या-क्या हो जाता है। इससे सबसे पहली बात ये है कि बिज़नेस के जो ओनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जितना उन्होंने पैसा लगाया होता है, बिज़नेस में सिर्फ़ उतना होता है। यानी कि अगर खुदा ना ख़वास्ता कंपनी बंद करनी पड़ी, तो ये नहीं होगा कि उनके लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए ओनर्स की पर्सनल चीज़ें नहीं बेची जाती। जबकि अगर सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप में ऐसा हो कि बिज़नेस को बंद करना पड़ा, तो लायबिलिटीज़ पूरी करने के लिए उनकी पर्सनल चीज़ें भी बेच दी जाती हैं, जब तक उसकी लायबिलिटीज़ कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर कंपनी है और वाइंड अप हो रही है, तो जितना पैसा आपने लगाया है, सिर्फ़ उतना ही लायबल होता है आगे पे करने। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, मेंबर्स और डायरेक्टर्स दोनों में डिफरेंस आ जाता है। मेंबर्स जो होते हैं, वो उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टर्स उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं कंपनी। हर ओनर आके उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको मैनेज करने के लिए जो बंदे डिसाइड किए गए होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं और वो उसे चला रहे होते हैं कंपनी को। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये आगे सारा डिफाइन हुआ हुआ है, हम ये आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है, वो शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और टोटल शेयर्स जो होते हैं, वो सारा कुछ मिलाकर शेयर कैपिटल बन रहा होता है। मेंबर्स जो होते हैं, वो आमतौर पर शेयर होल्डर्स ही होते हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं और पैसे दिए होते हैं कंपनी को। वही होते हैं शेयर होल्डर्स, वही होते हैं मेंबर्स आमतौर पर। लेकिन कुछ हिस्से में जाकर मेंबर्स थोड़े ज़्यादा मेंबर्स की जो स्कोप है मेंबर्स का, वो ब्रॉड हो जाता है और हर मेंबर शेयर होल्डर हो ये लाज़मी नहीं होता। वो हम आगे जाके देख लेंगे कि वो कौन से केसेज़ हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब हू कैन ओन शेयर्स, सबसे पहली बात कि शेयर्स कौन ले सकता है? कोई भी लीगल पर्सन हो। यहाँ पर लीगल पर्सन लिखा हुआ है, मीन्स के आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मीन्स इंसान भी एक कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है या दूसरी कंपनी भी आके एक कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। आम तौर पर कंपनी से एक-दूसरे के शेयर्स खरीदती रहती हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, उन्हें उससे डिविडेंड मिल सके या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है, तो भी वो उसके शेयर्स खरीद लेती है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में ये है कि इसमें ये नहीं होता, पार्टनरशिप में ये होता है अगर आप एक और बंदा आपने पार्टनरशिप में ऐड करना है या एक बंदा छोड़ के जाना चाह रहा है और उसकी जगह कोई और बंदा आना चाह रहा है पार्टनरशिप, तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स की रज़ामंदी लाज़मी होती है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आपको बाकी ओनर्स से परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि हम किसी और ओनर को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं। इसका कोई इश्यू नहीं होता। लोग शेयर मार्केट में यही हो रहा होता है कि रोज़ के रोज़ लोग शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ओनरशिप रोज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई लोगों ने, शेयर ट्रांसफ़र। शेयर्स जब ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो उसके साथ मौजूद जो उसके राइट्स और लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस जितनी होती हैं, वो सारी भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, तो जिसके पास वो शेयर होगा, वो उसके पास पूरा राइट है कि वो शेयर वो डिविडेंड ले। अगर किसी ने शेयर बेच दिया, तो उस वक़्त जिसके पास शेयर्स होंगे, वो कंपनी के पास जाके उससे डिविडेंड ले सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता और इसी तरह जिसके पास शेयर्स हैं, वो जाएगा और कंपनी की मीटिंग्स में जाके वोट भी कास्ट कर सकता है और वो जाके कोई भी डिसीज़न्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अगर उसके पास ज़्यादा शेयर्स आ गए, वो जाके
उसका डायरेक्टर भी बन सकता है। इसमें कोई रोकथाम नहीं होती। आगे आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एक्जिस्टेंस पे से कहा जाए। इसका मतलब ये है कि ओनरशिप जैसे आराम-आराम से ट्रांसफर हो रही है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर एक ओनर, क्योंकि कंपनी के होते हैं लाखों के करीब ओनर्स होते हैं, अगर एक बंदा मर भी गया या एक बंदा बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज को उतार सके, तो उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया या वो मर गया, तो इससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उस जितने शेयर्स कंपनी के उस बंदे के पास है, वो उसी के पास रहेंगे या वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। उस जैसे अगर बंदा फोत हो गया तो उसके वुरसा के पास चले जाते हैं। इससे कंपनी को कोई इश्यू नहीं होता, कंपनी को कोई इससे नहीं लेना देना कि ये शेयर्स किसके पास जा रहे हैं। कंपनी अपने ऑपरेशंस चलाती रहेगी, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। आगे आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये जो हम पढ़े लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसके कॉन्सेप्ट में काफी कंफ्यूजन आ जाती है, तो उसको अब डिफाइन करने लगे। कंपनी की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। मीन्स कि कंपनी के पास जितने मर्जी पैसे हो, उससे जितना उधार लिया है उसने उतना ही वापस करना है। ये नहीं है कि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं आए तो वो कर्जा माफ हो जाएगा। कंपनी ने फुल पेमेंट करनी होती है अपने लेंडर्स को, अपने क्रेडिटर्स को। उसकी कंपनी की हमेशा लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। डायरेक्टर्स की अगर वो अपनी पावर सही तरीके से काम कर रहे हो, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर डायरेक्टर है, शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहा अभी, अगर डायरेक्टर है बंदा, तो डायरेक्टर होने पर उस पर कोई लायबिलिटी चार्ज नहीं होगी। मीन्स अगर कंपनी बंद हो रही है और बंदा डायरेक्टर है तो वो कोई पैसे वगैरह पे नहीं करेगा कंपनी बंद होने के। मेंबर्स मेंबर्स मीन्स यहाँ पर हमें भी शेयर होल्डर्स लेने। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो होती है वो होती है लिमिटेड। मीन्स जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, तो और इतने पैसे नहीं है कि वो सारे पैसे हम अगर इतना उधार लिया हुआ है उन्हें दे दें, तब भी कुछ पैसे बच रहे हैं। मीन्स के अभी हमने और पैसे चाहिए अपना पूरा उधार उतारने के लिए। तो ये नहीं होगा कि ओनर्स के घर वगैरह बेचना शुरू हो जाए या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दें। जितने उसने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ था, मीन्स एक बंदे ने 50,000 शेयर्स खरीदे हुए थे 5 लाख के, तो उसने जो 5 लाख लगाया हुआ था ना, सिर्फ उतनी तक ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मीन्स 5 लाख से ज़्यादा आप उससे नहीं मंगवा सकते कि आप अपने घर से भी इतने पैसे लेके आए हैं, हम कंपनी बंद कर रहे हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत है, आप ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर उसकी लिमिटेड है। अब एक केस आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। पहले ये रूल होता था कि कंपनी जब शेयर्स एलोकेट कर रही होती थी या इश्यू कर रही होती थी, तो लोग पूरे पैसे नहीं देते थे। उसमें से जैसे 1 लाख के शेयर्स हैं, तो उसमें से 80,000 पे कर दिया, 20,000 उन्होंने एज़ अ टाइप के उधार कर लिए कंपनी के साथ, कि हम आपको बाद में दे देंगे। ये पहले चलता था। तो अगर उससे 80,000 रुपए कंपनी को दे दिए हैं, 20,000 अभी रहते हैं और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो 20,000 जो रहते हैं ना, वो उसे देना पड़ेगा कंपनी को। ये नहीं कह सकता वो कि मैंने 80,000 दिया हुआ था और कंपनी वाइंड अप हो गई तो मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है। उसने जो 20,000 का वादा किया था ना, यानी 20,000 जो उसे देना था, वो उसे देना पड़ेगा। यहाँ पर वो ये नहीं कह सकता मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी तो 20,000 मेरा माफ कर दें। ये नहीं कहेगा, उसे 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन अब ये नहीं होता, अब हमेशा जो कंपनी है वो पूरे ही पैसे लेके शेयर्स एलोकेट करती है। अगर उसने 80,000 रुपए दिए हैं, तो उसे शेयर्स भी 80,000 के सिर्फ दिए जाएँगे। उसे 1 लाख के शेयर्स नहीं दिए जाते अब। पहले ऐसा चलता था कि 80,000 रुपए दिए हैं, तो 1 लाख के शेयर्स देते थे और 20,000 उधार कर लेते थे ओनर्स के साथ। एग्ज़ाम्पल, suppose that a company has issued 1 lakh shares with a face value of rupees 10 each, and rupees 7.5 of the face value has been paid. मीन्स के 10 रुपीज़ की
फेस वैल्यू थी, 10 रुपीज़ उससे पे करने थे, लेकिन 7.5 उससे पे की। तो अगर वाइंडिंग अप हो रही है, इफ द कंपनी गोज़ इंटू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मीन्स वाइंड अप हो रही है। The holders of 1 million shares will be liable to subscribe the remaining rupees 2.5 per share. मीन्स के 10 रुपीज़ उन्होंने हर शेयर के हमें देने थे, 7.5 दे दिए हम, तो रिमेनिंग 2.5 जो है वो भी उन्हें देने पड़ेंगे। और 2.5 पे ये नहीं कह सकते कि हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है तो हम मज़ीद पैसे नहीं देंगे, ये उन्हें देने पड़ेंगे। And this money can be used to pay the company's debts. This amount may be recalled by the directors of the company even during the lifetime of the company if they so desire. मीन्स कि ये नहीं कि हम वाइंडिंग अप का ही वेट करेंगे तो ये 2.5 रुपीज मांगेंगे। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स पहले डिसाइड कर लें कि हमने जो ये शेयर्स एलोकेट किए हुए हैं पार्शियली पेड है, अभी इसका 2.5 पर शेयर हमें मिलना है और ये वो कंपनी के ऑपरेशंस के दौरान ही कहते हैं कि हमें ये अभी चाहिए, तो वो अभी भी मंगवा सकते हैं। ये उनकी मर्ज़ी होती है। अब लायबिलिटी लिमिटेड है तो इससे क्रेडिटर्स को भी इश्यू आएगा क्योंकि क्रेडिटर्स ने 1 लाख का कर दिया कर्ज़ा और 20,000 रुपया उसे सिर्फ़ वापस मिल रहा है और 80,000 उसका बैड डेट हो गया। मीन्स उसका 80,000 रुपया डूब गया, तो क्रेडिटर्स को नुकसान है। तो कंपनी लॉ ने इसीलिए हर कंपनी के साथ वर्ड लिमिटेड लिखना लाज़मी करार देती है ताकि क्रेडिटर्स को पता चलता जाए कि इस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो आप इसके साथ जितने भी ऑपरेशंस कर रहे हो, जितना भी लेन-देन का मामला है, वो इस हिसाब से करें कि अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या वाइंड अप हो जाती है और इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये दे सके, तो फिर आपको ये सब कुछ देखकर ही अब वो उसके साथ काम करना होगा। ये सब देख लें खुद ही, बाद में कंपनी लो या कोई और पर्सन इसके लिए लायबल नहीं होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो होती हैं, वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं और जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं, वो खाली लिमिटेड लिखती हैं, वो पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखती। खाली वर्ड लिमिटेड चूज़ कर लेती हैं। अब कंपनी लॉ में कंपनीज़ पर कौन-सा लॉ अप्लाई होता है? पहले ओल्ड लॉज़ थे, डिफरेंट लॉज़ आए, खत्म होते गए, चेंज होते गए, अमेंडमेंट्स होती गई। अब जो लॉ यूज़ होता है, वो कंपनीज़ एक्ट 2017 है। ये कंपनीज़ एक्ट 2017 हम काफ़ी जगह यूज़ करते रहेंगे ना, तो याद रह जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि कहीं पर अगर यूज़ करना पड़ गया, तो आपको पता हो कि हमारा कौन-सा कंपनीज़ एक्ट है जिसके मुताबिक हम ये पूरा कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। हमारी जितनी कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ एक्ट 2017 के हिसाब से सारा कुछ उसका चल रहा होता है काम। मेमोरेंडम मेमोरेंडम किसी भी कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट के होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन आइन कहते हैं इसे, ये कंपनी का आइन होता है। ये लिखा हुआ होता है और ये इसका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके बगैर कंपनी नहीं बन सकती और मोस्टली से कंपनी से बाहर के जो लोग होते हैं, मीन्स के कंपनी के बाहर के लोग इसको देख के कर रहे होते हैं कि कंपनी का मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है और ये मोस्टली बाहर एक्सटर्नल लोगों से ही ताल्लुक रखता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं कवानीन, वो कवानीन जिनके ज़रिए कंपनी चलानी है। हर कंपनी का अलग आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल्स को बायलॉज़ भी कहा जाता है और ये कंपनी के अंदरूनी मामलात किस तरह चलाए जाने हैं, ये इसका सारा उस पर फ़ोकस होता है कि कंपनी को चलाना किस तरह, कंपनी के आप अंदर क्या-क्या होना है, अंदर के क्या कानून होने हैं। आगे मीन्स आर्टिकल्स की सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लें कि डायरेक्टर्स ने क्या-क्या काम करने हैं। ये हम आर्टिकल्स में लिखे हैं क्योंकि उससे ये कंपनी के अंदरूनी मामला, ये इस तरह चलता है। आगे आ जाता है कंपनी की डेफिनिशन। कंपनी की डेफिनिशन बहुत सिंपल है। जो भी कंपनीज़ एक्ट 2017 या फिर कंपनी लॉ के जो कि खत्म हो चुके हैं,
मीन्स कंपनीज एक्ट 2017 तो अब आया, इससे पहले जितनी कंपनीज बनी होंगी वो तो फिर कंपनीज नहीं खिला सकती, तो इससे लॉ ने साथ में कंपनी लॉ भी लिखा है जो कि खत्म हो चुके हैं अब। मीन्स के कंपनीज एक्ट 2017 से पहले जितनी भी कंपनी लॉ के मुताबिक बनी हुई है कंपनीज, वो और कंपनीज एक्ट 2017 के आने के बाद कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो बनती है वो कंपनी कहलाती है। कंपनी लॉ कौन-कौन से, इसमें कंपनीज एक्ट 1913 है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 है और कंपनीज एक्ट 2017 तो अब चल रहा है। आगे आ जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है देखते हैं। हर कंपनी जो कि कंपनी से 2017 के मुताबिक या कंपनी लॉ के मुताबिक बने है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। ये तो सीधी सीधी ऊपर जो हमने वो अभी डेफिनेशन पढ़ी कंपनी की वो आ गई। मीन्स इससे ये साबित हो गया कि हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके अलावा हर कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर बनी है, इनकॉर्पोरेट होकर, मीन्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंपनी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। और इसके अलावा तीसरा, अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, मीन्स उसने अपने मेमोरेंडम में, उससे अपने बायलॉज, उससे अपने डॉक्यूमेंट्स में ये रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखवा दिया कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये माना जाएगा कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो कंपनी है या नहीं है। अब इसमें क्या-क्या चीजें नहीं आती, बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट होती हैं, जैसे हाउसिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी तरह की होती हैं। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और इसके अलावा कोई भी, मीन्स के कोई गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ये कंपनी या ये चीज, ये बॉडी कॉर्पोरेट आज के बाद से नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। मीन्स के मिनिस्टर ने कह दिया, तो मिनिस्टर भी वो होना चाहिए जो कि जब लॉ से ताल्लुक रखता हो। मीन्स के जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी का मिनिस्टर आके ये नहीं कह सकता। जो कंपनीज को देख रहा होगा मिनिस्टर, वो अगर कहते हैं कि ये कंपनी या ये बॉडी कॉर्पोरेट आज के बाद से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर वो इस डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं। जब भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आएगी तो आपने इस सारा का सारा लिखना होगा। इसमें ये भी लिखना होगा कि कौन-कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड है, ये भी लिखना होगा कौन-कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है। एनालिसिस में यही कह रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट का लिटरल मीनिंग है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और इस वजह से हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ब्रॉडर है और इसमें कंपनी जो पाकिस्तान में वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं और जो बाहर के मुल्कों में कॉर्पोरेट हुए हैं, वो दोनों आ जाती हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जब बना था, तब कोई भी कंपनीज एक्ट भी नहीं था, क्योंकि तब पहला-पहला था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना ही कानून है, वो कंपनीज लॉ को नहीं मानता, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट भी किसी भी फॉरेन कंपनी को या स्टैट्यूटरी बॉडी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल सकती है। अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये नहीं है, तो फिर नहीं है, जो मर्जी हो। एग्जाम्पल में ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिसेस अराउंड द ग्लोब। मीन्स के पाकिस्तान में बनी है और कहाँ वो पूरी दुनिया में करी है। तो ये एक कंपनी भी है क्योंकि अब पाकिस्तान में बनी है, कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी होगी। और अगर कंपनी है तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी लाजमी होगी। अगले एग्जांपल में Orange Incorporation is a company incorporated in USA
एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, मीन्स के इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर के मुल्क में और उसका एक ऑफिस है पाकिस्तान में। तो ये कंपनीज एक्ट पाकिस्तान की कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनाई गई, पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो इस वजह से ये एक कंपनी नहीं होगी, लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी क्योंकि ये फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। अगली एग्जांपल, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पीछे पढ़ा है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती, ये उस इसको एक्सक्लूड कर दिया है कंपनी एक्ट ने, तो जो मर्जी हो जाए ये नहीं हो सकती। आगे ये लिखा, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। आगे अगली एग्जांपल में, ओरिजिन इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी, क्योंकि बाहर के मुल्क में बनाई इनकॉर्पोरेट हो गया लेकिन काम पाकिस्तान में भी कर रही है, तो बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेट होने की वजह से कंपनी तो ना हुई, लेकिन ये फॉरेन कंपनी है तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट Orange Incorporation shall not be considered as a body corporate for the purpose of Companies Act। अब फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने आगे कह दिया, जब फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कह दिया तो उसके बाद से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। आगे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मींस कोई भी कंपनी जो या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई भी ऑपरेशन चल रहे हो या कोई भी एक ऑफिस हो, जैसे कि एक कंपनी है बाहर के मुल्क में बनी लेकिन पाकिस्तान में उसकी फैक्ट्री है, तो बिजनेस तो वो पाकिस्तान में चला रही है या काम वो पाकिस्तान में कर रही है, तो ये एक फॉरेन कंपनी होगी। या फिर उसने एक अपना पूरी दुनिया में उसके ऑफिस हैं, इसी तरह एक पाकिस्तान में भी उसने ऑफिस खोल ली, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी क्योंकि वो पाकिस्तान में उसके ऑपरेशन आ गए हैं, किसी ना किसी तरीके से आ गए, physically or through other electronic mode, and conducts any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified। इसके अलावा जैसे आ जाती है अलीबाबा, वो सारा का सारा ऑनलाइन में है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में अगर काम कर है तो ऑनलाइन, अब वो ये तो नहीं कह सकते, वो ये कहेंगे हमें कि हम अपना हमारा कोई इधर ऑफिस नहीं है, हमारी इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, तो हम पाकिस्तान के रूल्स को नहीं मानेंगे। अब क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अगर कर रहे हो तो फिर भी वो फॉरेन कंपनी ही माने जाएंगे। मीन्स अगर वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब भी वो फॉरेन कंपनी ही है। वो ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई इधर काम नहीं है, हम इधर कोई फैक्ट्री नहीं ओपन करके बैठे हुए या हमारा इधर कोई ऑफिस नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी वो डेफिनेशन में नहीं फॉल करते, वो फॉल करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली इसमें इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Orange Incorporation is a company incorporated in USA and it's operating a branch office in Pakistan. It is a foreign company। पीछे वाली एग्जांपल थी प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें बस उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ वो कॉर्पोरेशन भी अगर कहे तो उसका मतलब भी बॉडी कॉर्पोरेट ही हो। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में देख लें, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी हमने लिखना है और क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी लिखना है, तब जाके इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आगे आ जाती है टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। इसकी डिफरेंट टाइप्स है, पहले हम देखेंगे मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से इसकी कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हम जो भी अभी तक पढ़ रहे थे वो लिमिटेड बाय शेयर्स के हिसाब से हमने मोस्टली देखा है। हर कंपनी जिसके लायबिलिटी उसने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उधर तक लिमिटेड हो उसके ओनर्स की, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। नॉर्मली यही कंपनी चल रही होती है। बाकी कंपनीज तो बहुत, बाकी दोनों जो टाइप्स हैं वो बहुत
कम तादाद में होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही मोस्टली चल रही होती है पूरी दुनिया में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है, वो जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए उधर तक ही लिमिटेड रहती है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा इसी के हिसाब से था। आगे आ जाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी में 2 चीज़ें आ जाते हैं, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सबसे पहले इसमें क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स कि इसमें जो भी इसके मेंबर्स होते हैं ना, उन्होंने एक वादा किया होता है। वो वादा ये होता है कि हमने वो एक अमाउंट को गारंटी कर देते हैं। गारंटी के तौर पे एक अमाउंट कह देते हैं, मीन्स कि हम जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी, फॉर एग्जांपल 50,000 हमने गारंटी किया हुआ है। यह मीन्स जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, हम 50,000 रुपया और लाकर कंपनी को देंगे। अब इसमें चाहे उन्होंने शेयर कैपिटल, चाहे इस कंपनी का शेयर कैपिटल हो चाहे ना हो, अगर शेयर कैपिटल है, तो वैसे ही शेयर एलोकेट होंगे सारों को। हर ओनर आके शेयर खरीदेगा। लेकिन शेयर खरीदने के अलावा उसने एक जो अमाउंट गारंटी की हुई है, जैसे 50,000 गारंटी किया हुआ है कि मैं दूँगा, तो वो शेयर्स के अलावा 50,000 उसे देना पड़ेगा। ये लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स ये गारंटीड अमाउंट जो है, वहाँ तक वो ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है, तो जो मेंबर्स हैं उसके, वो शेयर्स तो हैं, शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं ना होने का मतलब है कि शेयर्स का कोई भी हिसाब-किताब नहीं। बस वो उतनी अमाउंट कंपनी के वाइंडिंग अप पे लाके दे देंगे। आगे आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड टाइप इसकी है अनलिमिटेड कंपनी। मीन्स के लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ नॉट लिमिटेड। मीन्स के ये नहीं मेंबर्स कह सकते कि हमने जितने के शेयर्स खरीदे हुए थे, उतना तक ही हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। मीन्स अगर 50,000 के शेयर्स उसने खरीदे हुए थे और कंपनी को 1 लाख की ज़रूरत पड़ गई, तो मज़ीद 50,000 उसे लाके देने पड़ेंगे, उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी चाहे बेचनी पड़े, वो बेच के उसे देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कि उनकी जैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, या वैसे ही इधर भी सारे ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये टाइप बहुत कम चल रही होती है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड कंपनी ही करना है तो फिर सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप ही रहने दें, जॉइंट स्टॉक कंपनी पे आते नहीं लोग फिर, अगर अनलिमिटेड वो आगे अब उसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम कंपनी की, प्राइवेट और पब्लिक के हिसाब से। अब पहले हमने पढ़ी थी लायबिलिटी के हिसाब से। पहले हम पढ़ रहे थे मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से, हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं जो कि 3 थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। अब हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक। सबसे पहले प्राइवेट। प्राइवेट में आ जाता है सिंगल मेंबर कंपनी, मीन्स के एक ही बंदा है जो उसका मालिक है कंपनी का, उसे कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा उसका मालिक होता है, डायरेक्टर होता है, वही उसको चला रहा होता है। जैसे सोल ट्रेडरशिप होता है, लेकिन ये सोल ट्रेडरशिप और इसमें ये फ़र्क हो जाता है कि ये कंपनीज़ एक्ट 2017 से के हिसाब से उसने रजिस्टर्ड कराया होता है, और ये च एज़ अ कंपनी उससे फ़ॉर्म किया होता है, ना कि सोल ट्रेडरशिप फ़ॉर्म किया होता है। इस कंपनी को अपने नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। अगली टाइप आ जाती है प्राइवेट कंपनी की, अदर देन एसएमसी। सिंगल मेंबर कंपनी हमने ऊपर पढ़ लिया। अब सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा कौन-सी प्राइवेट कंपनीज़ है उनके बारे में। प्राइवेट कंपनी में हर वो कंपनी आ जाती है जिसने अपने आर्टिकल्स में अपने ट्रांसफर वो शेयर्स ट्रांसफर करने के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हो। हमने पहले पढ़ा था कि शेयर्स ट्रांसफर आराम से हो सकते हैं, कोई इस पे रोक-थाम नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी कंपनी ने शेयर्स ट्रांसफर करने पर कोई भी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, वो पब्लिक कंपनी नहीं रहती, और उस इस कंपनी के मेंबर्स की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने जो पहले कंपनीज़ पढ़ी हैं, वो सब कंपनीज़ में अनलिमिटेड होती है तादाद। मीन्स के आप ये नहीं लिमिट नहीं लगाते कि इतने हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा हो जाएँगे तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती। और ये कंपनी क्योंकि इसकी तादाद ही बहुत कम है, तो ये आम पब्लिक को जाकर ये नहीं कह सकती कि हमारे शेयर्स खरीदो, क्योंकि मैक्सिमम ही इस पे 50 लोग हैं, तो ये जनरल पब्लिक में जा ही नहीं सकती, ये कहने के लिए कि हमारे शेयर्स खरीद लें। इस पे एक पॉइंट ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों ने एक शेयर खरीदा, मीन्स के 5 दोस्त थे, उन्होंने मिलके कंपनी के खुद शेयर खरीद लिए, लेकिन एक ही के नाम पे खरीदे, तो वो 5 अलहदा नहीं माने जाएँगे, वो सिंगल ही काउंट होगा मेंबर। जैसे ये नीचे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, शायद समझ आ जाए। A secretary has recently joined ABC Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. प्राइवेट लिमिटेड है तो मैक्सिमम नंबर उसका होंगे 50। 50 को वो कह रहे हैं कि 50 को क्रॉस कर चुके हैं। डाटा शी शेयर्ड विद सीईओ वाज फॉलोइंग। कॉर्पोरेट मेंबर्स से उसके 14, इंडिविजुअल्स हैं 34 और ज्वाइंट शेयर होल्डिंग। ज्वाइंट शेयर होल्डिंग को उस टाइम पे डिफाइन किया गया कि 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स जॉइंटली। अगर सेपरेटली होते तो इनको सेपरेट माना जाता। अब ये जॉइंटली है तो इन चारों को सिंगल बंदा माना जाएगा। तो 14 प्लस 34 प्लस 4 करके उसने 52 किया, जबकि 14 प्लस 34 प्लस 1 होना चाहिए, जो 49 बनेगा और 50 की लिमिट के अंदर है, तो फिर ये प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। आगे सॉल्यूशन में देख लें। डेफिनेशन ऑफ अ private limited company as contained in Companies Act 2017, along with other conditions, limits the number of its members to 50. In computing this number, those who are in employment of the company would not be counted. Moreover, where two or more persons hold one or more shares in the company jointly, they shall, for the purpose of this definition, be treated as a single member. Therefore, in the given scenario, the total number of shareholders turns out to be 49 rather than 52. The total number of shareholders is thus not exceeding the limit as fixed by the Companies Act 2017, hence no action is required. Means के जैसे जो 4 बंदों का इशू था ज्वाइंट शेयर होल्डिंग का, वो उनको हम सिंगल काउंट करेंगे और इस वजह से कोई इशू नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही अपने ऑपरेशन चलाएगी एज अ प्राइवेट कंपनी। आज आगे आ जाते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की बहुत ही मजे की एग्जांपल आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में दी हुई है। हर कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी होती है। आगे पब्लिक कंपनी की 2 टाइप्स हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, यानी कि उसके शेयर्स ओपन मार्केट में बिक रहे होते हैं। वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है। मीन्स कि एक कंपनी है, उसने बनने के बाद, अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम रखवाया और अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए, वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी। जितने भी शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएशन रोज दिखाई जा रही होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी की सिर्फ दिखाई जा रही होती हैं, अनलिस्टेड कंपनी की नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस कंपनी ने अलाउ किया हुआ है कि वो उसके शेयर्स ओपन मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं, सिर्फ वही ही शो किए जाते हैं। लिस्टेड कंपनी उसने डेफिनेशन बस बताई हुई है कि
एक पब्लिक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या अदर एंटिटी जिसकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे लिस्ट। सिक्योरिटीज एक्सचेंज से मुराद हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द सिक्योरिटीज ऑफ एंड्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इधर लिखा हुआ है आर अलाउड टू बी ट्रेडेड। अलाउड का मतलब है कि मींस ये लिस्टेड कंपनी होगी, उसे लिस्टिंग के लिए अलाउ किया हुआ, तो ये एक लिस्टेड कंपनी है। मींस पीपल कैन बाय एंड सेल दोस सिक्योरिटीज using the mechanism provided by PSX. Anglo Fertilizer Limited is a listed company. अगली कंपनी आ जाती है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिसने अलाउ नहीं किया हुआ कि उसके शेयर्स या उसकी इक्विटी लिस्ट की जाए स्टॉक एक्सचेंज पर। जिसने अलाउ कर दिया वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसने अलाउ नहीं किया हुआ वो अनलिस्टेड कंपनी है। आगे आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इसी में बच्चे बीच में जो वर्ड सेक्टर होता है इसको इग्नोर करके गलत डेफिनेशन लिख के आ जाता है। पब्लिक कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुराद चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी। पब्लिक सेक्टर वो होती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर हो, जिसका कोई ना कोई ताल्लुक हो, मोर देन 50% या 100% जो उसका कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास हो। पब्लिक सेक्टर से मुराद है कि जो आम लोगों के लिए काम कर रहे हो, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जैसे वापडा हो गया। वापडा एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके अलावा लेस्को हो गया। जो भी पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। उसका ये मतलब नहीं होता कि पब्लिक कंपनी है तो वही पब्लिक सेक्टर हो सकती है, या प्राइवेट कंपनी है तो वही पब्लिक सेक्टर हो सकती है। चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, वो पब्लिक सेक्टर हो सकती है, लेकिन तब जब उसके 50% से ज्यादा या कंप्लीटली वो कंपनी गवर्नमेंट के अंडर हो किसी ना किसी तरीके से। आगे आ जाती है एग्जाम्पल में पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, a joint venture between Government of Pakistan and Emirate of Abu Dhabi, was incorporated as a public limited company in 1974. The Government of Pakistan holds 60% of the shareholding, 50% से ज्यादा होगी तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, while 40% of the shares are held by Emirate of Abu Dhabi. Parco is a public sector company. 60% से ज्यादा 50% से ज्यादा हो गई 60%, तो ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, XYZ Limited is a public company registered under Companies Act 2017 and also listed on Pakistan Stock Exchange. The government has no direct or indirect investment in this company. Means कि गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये कंपनी सिर्फ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं हो सकती। आगे आ गया होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले या उस दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की ताकत रखती हो, तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी हो। इसी तरह दूसरी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी मींस के किसी और कंपनी ने एक कंपनी की, जैसे हम एक कंपनी है और किसी और कंपनी ने हमारे 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, या वो हमारे 50% से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम सब्सिडियरी हो जाएंगे, वो होल्डिंग हो जाएगी कंपनी। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, या का मतलब है कि चाहे उसने खरीदे चाहे नहीं खरीदे, वो दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हो, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। मींस उसका दूसरी कंपनी पर होल्ड हो जाता है, और सब्सिडियरी कंपनी जिस पर होल्डिंग कंपनी का होल्ड आ गया वो सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी ये शरायत है,
controls the composition of the board means more than 50% होना चाहिए, और exercises or controls more than one half of its voting securities means 50% से ज्यादा उसके पास शेयर्स होने चाहिए। बाय, इसमें एक और पॉइंट है, either by itself or together with one or more of its subsidiaries means कि कंपनी है, उसे अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलके एक तीसरी कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग खरीद लिया, तब भी वो सब्सिडरी कंपनी ही कहलाएगी। A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the controlled effort to in subclause A or subclause B is of another subsidiary company of the holding company। एक कंपनी तब भी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी एक होल्डिंग कंपनी है अगर उसका जो कंट्रोल है वो एक किसी और सब्सिडरी से आ रहा है। मीन्स के कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की और वो कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी बन गई। कंपनी ए होगी हमारी होल्डिंग कंपनी, बी होगी हमारी सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो बी हमारी सब्सिडरी कंपनी है, इससे एक सी में एक कंपनी सी में उसने कर ली इन्वेस्टमेंट और उसकी होल्डिंग ये अब जो बी है वो सी की हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, लेकिन ए की है सब्सिडरी। अब क्योंकि सी कंपनी हम अगर ए के हिसाब से देखा जाए हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी है सी कंपनी, तो ये हमारी भी वो सब्सिडरी ही मानी जाएगी। मीन्स एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है बी की और बी कंपनी है होल्डिंग कंपनी है ये कंपनी सी कंपनी की होल्डिंग है, लेकिन साथ ही साथ ये सब्सिडरी है ए की। ये होल्डिंग कंपनी है बी की, बी होल्डिंग कंपनी है सी की, लेकिन बी ए की सब्सिडरी भी है। इस वजह से ए जो है वो सी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, सी भी कहलाएगी सब्सिडरी। सी को फिर कहा जाएगा सब्सिडरी ऑफ सब्सिडियरी ऑफ ए एंड बी। अब ये ए की भी सब्सिडी कहलाई जाएगी, बी की भी सब्सिडी कहलाई जाएगी, क्योंकि बी को भी ए कंट्रोल कर रहा है और अगर सी को बी कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है बी को ए कंट्रोल कर रहा था, तो ए अब सी को भी कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट उसमें यही है कि shall be deemed to controlled of by another if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of means अगर more than 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है या 100% को, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी होगी जो ए थी। एग्जाम्पल, हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड, लेस देन 50% है तो वोटिंग सिक्योरिटीज की वजह से यानी शेयर होल्डिंग की वजह से तो वो होल्डिंग नहीं हो सकती, बट हैज द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। उसके पास पावर है कि वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है more than 50% due to a contractual arrangement with other shareholders. Hill Limited is holding company of Stoll Limited.
स्टोन लिमिटेड की इस वजह से वो होल्डिंग कंपनी है क्योंकि वो मोर देन 50% उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। नाउ इफ स्टोन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड ड्यू टू ओनिंग 80% वोटिंग सिक्योरिटी। अब स्टोन लिमिटेड जो कि हिल लिमिटेड की सब्सिडरी थी, वो अब स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है क्योंकि उसके पास 80% शेयर्स हैं। Then, being the holding company of Stone Limited, the Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish. Means के हिल लिमिटेड के स्टोन लिमिटेड में वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर थी। इस वजह से हिल लिमिटेड स्टोन लिमिटेड की होगी होल्डिंग, और स्टोन लिमिटेड के पास 80% वोटिंग शेयर्स थे स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड के, तो स्टोन लिमिटेड स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड की हो गई होल्डिंग। अब स्टोन लिमिटेड क्योंकि सब्सिडरी या हिल लिमिटेड की, तो इस वजह से हिल लिमिटेड स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। होली ओन्ड सब्सिडरी हम अभी पढ़े थे मोर देन 50%। अगर 100% शेयर्स किसी कंपनी के दूसरी कंपनी खरीद ले तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। मीन्स कि 100% उसने उसके शेयर्स खरीद लिए हैं। जैसे हम एक कंपनी है, कंपनी ए आई, उससे हमारी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए, तो हम कंपनी ए के होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एबीसी लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ XYZ. XYZ shall be deemed to be wholly owned subsidiary of ABC Limited. वही बात कर रहा हूँ। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कागान रेशम लिमिटेड holds 60% shares out of total paid up capital of another public company named Naran Silk Limited. Means उसने 60% shares खरीदे हुए हैं। NSL further owns 14% shares of Thandiani Ice Creams Limited. NCL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7. 4 out of 7 means more than 50% हो गया on the board of directors. Explain their relationship. अब कागान रेशम लिमिटेड is holding company of Naran as KRL holds more than 50% shares. आगे NSL is holding company of Thandiani Ice Creams as NSL can appoint more than 50% directors. मोर देन 50% डायरेक्टर से कर सकते, तो ये एनएसएल होल्डिंग हो गई है ठंडियानी की। अब क्योंकि कागान नारान की है होल्डिंग और नारान ठंडियानी की होल्डिंग है, तो अब कागान ठंडियानी की भी होल्डिंग कहलाएगी। आगे है अगला क्वेश्चन है, मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड in the light of Companies Act 2017, state under what circumstances ML may classify AL as a subsidiary. अब उससे पूछे कौन कौन से वो सूरतें हैं जिसमें ML AL को अपनी सब्सिडी कर सकता है। दो सूरतें हैं, या तो उसके मोर देन 50% शेयर्स उसके पास होने चाहिए, वोटिंग शेयर्स उसके मोर देन 50% हो, या मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की ताकत हो, तो वो उसको होल्डिंग कह सकते हैं या सब्सिडी बन सकती है। आज का लेक्चर यहीं तक होगा। इंशाल्लाह कल अगला लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।